मैं आप लोगों का संजीव पांडे आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यह उम्मीद रखता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और ठीक ठाक तरीके से अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो यह अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी का चैनल है। इस पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्राचीन भारत की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पाषाण काल का सार्वभौमिक रूप से अध्ययन कर लिया है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज सिंधु सभ्यता के टॉपिक का पहला क्लास आप लोगों के सामने होगा, जो कि रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में होगा, प्रीमियर्स वीडियो के रूप में होगा। इसका अध्ययन आप लोग ध्यानपूर्वक करें। इससे पहले आज की क्लास प्रारंभ हो, हम अनअकैडमी के बारे में कुछ आधारभूत बातों को जान लेते हैं। यह है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी का चैनल है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आपको क्या क्या आधारभूत चीज़ें मिलेंगी, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको कोर्सेज मिलेगा और शेड्यूल भी मिलेगा। यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विज भी आपको मिलेगी। अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलेगा। आप लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपको ऐप की जो क्लासेज होंगी उसको फ्री में भी ले सकते हैं। यहाँ का सब्सक्रिप्शंस कैसे लें, इस पे ऐप पे तमाम सारी जानकारी दी हुई है, यह आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मेरा नाम संजीव पांडे है। मैं अनअकैडमी पे आपको इतिहास जीएस के रूप में पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ाऊँगा और समय रहेगा तो अन्य विषयों को भी आपके सामने व्यवस्थित रूप से लेके आऊँगा। 8 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है सिविल सेवा में पढ़ाने का, संघ लोक सेवा आयोग में पढ़ाने का। और यह जो एक्सपीरियंस है यह कैपिटल सिटीज़ यानी लखनऊ, आपका इलाहाबाद, जयपुर, अन्य शहरों का है। इसके अलावा दिल्ली मुखर्जी नगर का भी है। दिल्ली में हमारा अपना भी संस्थान है। हमने इतिहास विषय से पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त की है, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अगर हम अपने यूपीएससी के इंटरव्यू की बात करें तो 2011 और 2013 दो बार इसमें मैं अपीयर हुआ हूँ। इसके अलावा यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में भी कई बार अपीयर हुआ हूँ। यूपी पीसीएस एक होता है, एक अपर होता है, एक लोअर होता है, तो लोअर का भी इंटरव्यू कई बार दिया हूँ। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाके अनअकैडमी हिस्ट्री बाई संजीव पांडे के नाम से सर्च करेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। यही प्रोफाइल पिक लगी हुई है, आप लोग ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको पीडीएफ, कुछ आधारभूत चीज़ें और समय समय पे आपको डिफरेंट डिटेल्स मैं देता रहूँगा। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आपको जो देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जैसे मुराल पटेल जी हैं, इनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। जैसे रोमन सैनी जी हैं, इनका मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें अन्य एक्सपर्ट भी शामिल हैं आप लोगों के सामने, इनका मार्गदर्शन भी आप लोगों को मिलेगा। मैं भी इसी में शामिल हूं, तो हमारा भी मार्गदर्शन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे जो यूपीएससी सीएससी का पूरा कोर्स है या सिलेबस है वह कंप्लीट करवाया जाएगा। चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस या आईआर का कोर्स हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे साइंस टेक का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो जो कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, हिस्ट्री का हो जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शनल भी जल्द ही आप लोगों के बीच में शुरू करूँगा।
इकोलॉजी एनवायरनमेंट का हो, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, यह भी एक शेड्यूल आप लोगों के बीच में जल्द ही आने वाला है। करंट अफेयर, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, कैसे तैयारी करें, और आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हैं तो दो तरीके का सब्सक्रिप्शंस है, एक प्लस कोर्स का है और एक आइकॉनिक कोर्स का है। दो तरीके का सब्सक्रिप्शंस है। प्लस कोर्स के 1 महीने की जो फ़ी है वो 9,000 रुपये है, जो 3 महीने की फ़ी है वो 22,500 रुपये है, जो 6 महीने की फ़ी है वो 40,500 रुपये है, और जो 12 महीने की फ़ी है वो 49,500 रुपये है। अब इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना है कि एडमिशन लेते समय हमारे रेफरल कोड का प्रयोग करें, और हमारा रेफरल कोड है संजीव। अगर इसका प्रयोग सब्सक्रिप्शंस लेते समय आप लोग करते हैं तो आपको आपकी फ़ी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से प्लस कोर्स की आपकी जो 1 महीने की फ़ी 9,000 रुपये थी वो 10% कम होकर कितना हो जाएगी, 8100 रुपये हो जाएगी। इसी तरीके से जो 3 महीने के प्लस कोर्स की फ़ी थी वो 22,500 थी, अब यहाँ पे 20,250 हो जाएगी। 6 महीने की जो आपकी फ़ी थी वो 40,500 थी, अब घट के यहाँ पे हो जाएगी 36,450। इसी प्रकार से 49,500 रुपये फ़ी थी 12 महीने की, यानी 1 साल की आपकी फ़ी यहाँ पे भी घट के हो गई कितना, 44,550। तो जो भी कोर्स यहाँ पे लेते हैं केवल रेफरल कोड को यूज करने से आपको आपकी फ़ी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और बच्चों एक खास बात यह भी है कि हमारे द्वारा आपको हमेशा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक। आगे बढ़ते हैं, आइकॉनिक कोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। बड़ा ही आधारभूत कोर्स है, इसमें डेली लाइव क्लासेस की आपको सुविधा मिलेगी, कंटेंट भी आपको मिलेगा, यानी पीडीएफ भी आपको मिलेगा। आपका सारा शेड्यूल यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। यहाँ के 12 महीने की जो फ़ी है वो 69,500 रुपये है, जो 24 महीने की फ़ी है वो 1,07,000 रुपये है। ये 1 साल का कोर्स हो गया, ये 2 साल का कोर्स हो गया। अब इसमें हमारे रेफरल कोड संजीव का यूज करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रकार से 12 महीने की जो फ़ी थी 69,500 रुपये, उसमें घट के हो जाएगी फ़ी आपकी 62,550 रुपये। 24 महीने की जो फ़ी थी 1,07,000 रुपये, वह घट के हो गई 96,300 रुपये। इसी तरीके से 3 साल की फ़ी में भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बात यह ध्यान रखिए कि इसमें एक खास बात यह होती है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपका एक पर्सनल कोच बनता है, और वह समय समय पर आपकी हेल्प करता है, आपको डिफरेंट तरीके से सुझाव देता है। अगर हमारा रेफरल कोड आप लोग यूज करते हैं एडमिशन लेते समय, सब्सक्रिप्शंस लेते समय, तो मैं भी आप लोगों का पर्सनल कोच बन सकता हूं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब आइए हम लोग पहुंचते हैं सैंधव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करते हैं। यह प्राचीन भारत के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय है। अब जल्दी से आप लोग इसमें शामिल हो जाएं, और जो लोग शामिल हुए हैं इसको अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें जिससे ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिले। अब बात आती है सैंधव सभ्यता की, तो सबसे पहले हम ये लोग जान लेंगे कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सैंधव सभ्यता के बारे में किस बात का हमें अध्ययन करना है। मोटी मोटा इस चीज को जान लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बात है ना, उसमें हम पढ़ते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने किस बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का जो अध्ययन करवाया जा रहा है वो लेयर बाय लेयर करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी में किस बात के इतिहास को पढ़ेंगे यह देख लेना जरूरी है। जैसे हम लोग यह जानते हैं कि जो सैंधव सभ्यता है, सैंधव सभ्यता के कई नाम हैं। जैसे सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया, सैंधव सभ्यता को सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी कहा गया। जैसे आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे
जिनके एक नहीं दो नाम होंगे, किसी किसी के तो 3 नाम होते हैं। तो वैसे ही ये जो सिंधु सभ्यता थी, इसके भी कई नाम थे। तो सबसे पहले हम लोग यह पढ़ेंगे कि यह जो सिंधु सभ्यता है, इसके नाम का इतिहास क्या है, इसके नाम कितने हैं। और जैसे मान लीजिए आपके भी कई नाम होंगे, तो निश्चित रूप से उस नाम का कोई ना कोई कारण होगा। नाम का तो कारण होगा ना कोई ना कोई, कि यह नाम क्यों पड़ा, वह नाम क्यों पड़ा। ऐसे ही जो सिंधु सभ्यता के कई नाम हैं, उसके रीजन हैं, उसके कारण हैं। तो इसका अध्ययन हम लोग पहले पहलू के अंतर्गत करेंगे, पहले भाग के अंतर्गत करेंगे, पहले खंड के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा यह जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, कैसे यह सभ्यता हमारे सामने प्रकट हुई, इस परिप्रेक्ष्य में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि किसी विदेशी सभ्यता ने इसको जन्म दिया, तो कुछ इतिहासकार हैं वह कहते हैं कि नहीं नहीं, भारत में इससे पहले यानी सिंधु सभ्यता से पहले कुछ संस्कृतियां विद्यमान थीं और उन्हीं का जो विकसित रूप है वह सिंधु सभ्यता के रूप में है। तो यह जो कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट है या विवाद वाली बात है, इसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग यह भी जानेंगे कि क्या वास्तव में किसी विदेशी सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता या मिस्र यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन ने हमें जन्म दिया था, या सिंधु सभ्यता को जन्म दिया था, या हमारी किसी क्षेत्रीय संस्कृति का ही विकसित रूप सिंधु सभ्यता है। इसके कंक्लूजन को भी हम लोग देखेंगे। बहुत गंभीरता से हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग ये समझ के चलिए कि ना ही यहां से आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला है और ना जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेट हो जाएं, बिल्कुल सावधान मुद्रा में हो जाएं। इसके बाद में सिंधु सभ्यता का समयकाल, ये सिंधु सभ्यता के अंतर्गत तीसरा पहलू है। इसमें जो सिंधु सभ्यता की तिथि है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता की तिथि का तात्पर्य यह है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कब हुई, एक तिथि वह हो गई, और सिंधु सभ्यता खत्म कैसे हुई, एक वह तिथि हो गई। तो ये जो सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारण की बात है, यह भी इतिहासकारों के बीच में आज भी विवादित विषय बना हुआ है। तो कौन सा इतिहासकार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की तिथि कौन बताता है और क्यों बताता है, और उसके एंड की तिथि क्या बताता है और क्यों बताता है, इसका हम लोग इसमें व्यापक अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 पहलू ये हो गए। इसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे चौथे पहलू पर, और चौथा पहलू है सिंधु सभ्यता का विस्तार। इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता का जो डिस्क्रिप्शन है, जो विस्तार है, उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को विदित ही है, पहले से ही पता है कि ये जो सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार पूरे विश्व में केवल 3 देशों में हुआ है। एक अपना देश भारत है, दूसरा अपना पड़ोसी पाकिस्तान है, तीसरा अपना ही पड़ोसी अफगानिस्तान है। 3 देशों में इसका विस्तार मिलता है। तो कौन कौन से स्थल अफगानिस्तान से मिलते हैं, कौन कौन से स्थल और कौन कौन से एविडेंस पाकिस्तान से मिलते हैं, और भारत में कहां कहां इसका एविडेंस मिला, कहां कहां इसका साक्ष्य मिला, इसमें हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे 5वें पहलू पे, और 5वें पहलू में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल का अध्ययन करेंगे। जैसे जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, जैसे अफगानिस्तान के स्थल हो गए सुरतुगुई मुंडीगांक, जैसे पाकिस्तान के स्थल हो गए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जुड़ेड़जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, ये सब स्थल हो गए। इसके अलावा भारत में गुजरात में बहुत सारे स्थल हैं, राजस्थान में बहुत सारे स्थल हैं, पंजाब में बहुत सारे स्थल हैं,
गुजरात में जैसे आप लोगों को पता होगा सुरकोतड़ा है, लोथल है, देसलपुर है। राजस्थान में कई स्थल हैं, पंजाब में बनावली है। कश्मीर के स्थलों का अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थल मिले हुए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश में मिले हुए हैं, उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमें क्या क्या एविडेंस मिला हुआ है, क्या क्या साक्ष्य मिला हुआ है। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके अलावा सैंधव सभ्यता की नगर योजना का अध्ययन करेंगे। यह है कला एवं संस्कृति का विषय है। सैंधव सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और भारत की यह पहली नगरीय सभ्यता है। इसके नगर कैसे बने हुए हैं, कौन उत्तर की दिशा में स्थित हैं, कौन दक्षिण में स्थित हैं, कौन पूरब में स्थित हैं, कौन पश्चिम में स्थित हैं। तो पूरब में स्थित है तो क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है, कैसे लोग वहां पे रहते हैं, कैसी कैसी संस्थाएं हैं वहां पे, और यहाँ की सड़कें कैसे हैं, यहाँ के घर कैसे हैं, यहाँ के बरामदे कैसे हैं, कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया है, फर्श किस धातु का बना हुआ है, नालियां कैसी बनी हुई हैं। सारी बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे इसमें। इसके अलावा 7वें पहलू के अंतर्गत हम लोग सैंधव सभ्यता की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। भाई इतनी बड़ी सभ्यता जिसका नाम सैंधव सभ्यता था, सैंधव सभ्यता करीब करीब 15 वर्षों तक हमारे धरातल पर चली थी। तो 1500 वर्षों तक अगर कोई सभ्यता चली होगी तो जरा आप लोग ही सोचिए कि 1500 वर्षों तक अगर कोई सभ्यता चली है तो निश्चित रूप से इसको चलाने वाला कोई ना कोई राजनीतिक संगठन होगा या राजनीतिक इकाई होगी। हालांकि हमें इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि सैंधव सभ्यता को कौन सा राजनीतिक संगठन चला रहा था। कोई जानकारी, कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता। जैसे इसके विपरीत आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो या सुमेरियन सभ्यता, जिसका विकास इराक में टिग्रिस नदी के किनारे हुआ था, वहां से हमें टेम्पल यानी मंदिरों के साक्ष्य मिले हुए हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि वहां पे पुरोहितों का राज था और पुरोहित उस सभ्यता का खेवनहार था। लेकिन सैंधव सभ्यता के अंतर्गत आज भी कहीं से किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो हम ये कैसे माने कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को जैसे पुरोहित चला रहे थे वैसे इसको भी पुरोहित चला रहे थे। लेकिन फिर भी जो तमाम सारे इतिहासकार हैं वह इस पहलू के अंतर्गत अपने क्या क्या साक्ष्य देते हैं, क्या क्या बात कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता का समाज 8वें पहलू के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। समाज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि यह जो सैंधव सभ्यता का समाज था यह कितने वर्गों में विभाजित था। क्या जो आज का समाज है उसकी तरीके से यहां का समाज था? आज का समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित है। तो वहां का ऐसा समाज था? हाँ था, यहां वहां का भी ऐसा समाज। लेकिन वह किस आधार पर विभाजित था, उसको कहा क्या जाता था, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे समाज का जो पहला वर्ग था यहां पे हम लोग उसे ब्राह्मण कहते हैं, वहां पे उसे हम क्या कहते हैं, पुरोहित कहते हैं। और पुरोहित के परिप्रेक्ष्य में एक जो नवीन शब्द का यूज किया जाता है वो है बौद्धिक वर्ग। तो वहां का जो पहला वर्ग था उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बौद्धिक वर्ग। दूसरा जो वर्ग है उसे योद्धा वर्ग के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से हम अध्ययन करेंगे। चौथा, 9वां, सैंधव सभ्यता का आर्थिक जीवन। इसमें हम लोग सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यह जो सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति है यह अत्यंत विकसित अवस्था में कैसे है, और जब विकसित अवस्था में है तो इसका आधार क्या है। जैसे इसका आधार भी कृषि है, जैसे इसका आधार व्यापार है, जैसे इसका आधार पशुपालन है। तो कृषि कैसी है, पशुपालन कैसा है, व्यापार कैसा है, आंतरिक व्यापार है या बाह्य व्यापार है या दोनों व्यापार है या आयात और निर्यात दोनों है। तो दोनों है। देखेंगे किन किन वस्तुओं का आयात करते हैं, किन किन वस्तुओं का निर्यात करते हैं।
इसके बाद में 10वां पहलू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सैंधव कला। इसमें हम लोग देखेंगे सैंधव कला के बारे में, किन किन धातुओं से यहाँ की मूर्तियां बनी हुई हैं, चाहे वो कांसे की हो, चाहे वो हड्डी की हो, चाहे वो अन्य किसी धातु की मूर्ति बनी है, कहाँ बनी है, मुहर पे बनी है, कहाँ से मिली है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। किसकी मूर्ति बनी है, देवता कौन है, देवी कौन है, इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। 11वें पहलू के अंतर्गत हम लोग सैंधव सभ्यता के मृद भांड का अध्ययन करेंगे। मृद मतलब क्या होता है? मृद मतलब होता है मिट्टी, और भांड मतलब क्या होता है? भांड मतलब होता है बर्तन। यानी हम लोग इस काल के मिट्टी के बर्तनों का भी अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या उस पर किसी प्रतीक का निशान है, किसी सिंबल का निशान है, किसी रस्सी का निशान है, किसी वृक्ष का निशान है, किसी पत्ती का निशान है, किसी वनस्पति का निशान है, किसी फूल का निशान है, या किसी देवी देवता का निशान है। क्या उस पर पॉलिश की गई है, ये हम लोग देखेंगे। क्या यहाँ के जो मृदभांड हैं, बर्तन हैं, आज की तरह चमकीले थे, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 11वां पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है, सैंधव सभ्यता की मोहरें। सैंधव सभ्यता में कई प्रकार की मोहरें मिली हैं। किसी का आकार चौकोर है, तो किसी का आयताकार है, तो किसी का वर्गाकार है, तो किसी का गोलाकार है, और उन मोहरों पे किस देवी देवता के चित्र बने हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक पशुपति देवता की मोहर मिली हुई है। तो यह जो पशुपति देवता हैं, इनकी पहचान आद्य शिव यानी प्रोटो शिव से की जाती है। और यह जो पशुपति देवता हैं, एक मोहर पे, एक आसन पे पलथी मार के योगासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके हाथ में क्या है, इनके अगल बगल में कौन से पशु हैं, दाएं कौन है, बाएं कौन है, उत्तर दिशा में कौन है, दक्षिण दिशा में कौन है, सबका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके अलावा सैंधव लिपि आपका 12वां पहलू है। लिपि के परिप्रेक्ष्य में हम यह जानेंगे कि सैंधव लिपि किस प्रकार की है, किस टाइप की है, इसका नाम क्या है, और यहां पे हम लोग यह भी देखेंगे कि जो सैंधव लिपि है उसका आज तक किसी ने उद्वाचन नहीं किया है, यानी कोई भी उसे आज तक पढ़ नहीं पाया है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है आई महादेवन, याद रखिएगा इतिहासकार का नाम आई महादेवन। इन्होंने पढ़ने का प्रयास किया सैंधव लिपि को, लेकिन पढ़ने में यह सक्सेस नहीं हुए। हालांकि सैंधव सभ्यता के विपरीत जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसकी लिपि कीलाक्षर प्रकार की थी, यानी क्यूनिफॉर्म में थी, और उसका अध्ययन कर लिया गया है। तो वहां के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। अब अगर हो सकता है कि कालांतर में कोई भी इतिहासकार या पुरातत्वविद इस सैंधव संस्कृति की लिपि को पढ़ ले, तो आज हमें इस संस्कृति के बारे में कोई अद्भुत, कोई विशेष, कोई डिफरेंट जानकारी मिल सकती है, या बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं। यह है लिपि चित्रात्मक प्रकार की है। सैंधव सभ्यता की जो लिपि है चित्रात्मक प्रकार की है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो पाया है, आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि चित्रात्मक प्रकार में कैसे कैसे चित्र इस पर बने हुए हैं। लिपि को मैं दिखाऊंगा आपको फोटो में, तब आप लोगों की ज्यादा समझ में आएगा। तो जब हम लोग इस पहलू में पहुंचेंगे तब इसको देखेंगे। इसके अलावा सैंधव समकालीन धार्मिक जीवन या धार्मिक स्थिति। तो यह जो सैंधव सभ्यता के लोग थे, जैसे आज हम लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे हम हिंदू हैं तो हम भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, विष्णु की भी पूजा करते हैं, और कई देवियों की भी पूजा कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी अपना मत्था टेक लेते हैं। अमृतसर के गुरुद्वारे पर पहुंचते हैं, वहां पे भी अपना मत्था टेक लेते हैं।
इसका मतलब हम लोग बहुत सारे देवता की पूजा करते हैं, बहुत सारे देवियों की पूजा करते हैं। इसका मतलब हम लोग बहुदेववादी हैं। तो क्या सैंधव पीपल्स भी बहुदेववादी थे? क्या बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे? अगर ऐसा है तो वो कौन कौन से देवता हैं, वो कौन कौन सी वनस्पति हैं जिनकी पूजा करते थे? तो जैसे मैं आपको बता दूं कि धार्मिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में आप लोग एक बात जान लो कि ये जो सैंधव पीपल्स थे, ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। एक वृक्ष है पीपल, इसकी पूजा करते थे। ट्री वर्शिप यहां था। ट्री वर्शिप में पीपल की पूजा करते थे, केले की पूजा करते थे, तुलसी की पूजा करते थे, बबूल की पूजा करते थे, बट वृक्ष की पूजा करते थे, नीम के पत्ते की पूजा करते थे। तो इतने सारे वृक्षों की पूजा ये सैंधव पीपल्स करते थे और इसका एविडेंस मिला हुआ है। और आप लोग जानिए कि क्या आज हमारी समाज में लोग पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करते? करते हैं। इसका मतलब जो सैंधव सैंधव धर्म है या सैंधव लोगों का धार्मिक जीवन है, वह आज भी चला आ रहा है। आज भी हम लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सैंधव सभ्यता की जो संस्कृति थी वो आज भी हमारे लिए उपयोगी बनी हुई है, आज भी हमारे लिए निरंतर बनी हुई है। अगर आपसे कहा जाए कि सैंधव सभ्यता को वर्तमान में प्रकट कीजिए, तो इसकी रिलीजियस लाइफ के परिप्रेक्ष्य में हम बता सकते हैं और इसको प्रकट करते हुए दिखा सकते हैं, तमाम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे सैंधव सभ्यता के लोग जल की पूजा करते थे, आज नहीं करते क्या? हमारे यहाँ समुद्र की पूजा, नदी की पूजा, या कहीं पर भी पवित्र जल मिलता है। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक त्योहार था छठ पूजा का, और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग नदी के किनारे ही जाके पूजा पाठ करते हैं। हमें कहीं भी स्वच्छ पानी मिलता है तो उसके किनारे बैठ के हम लोग पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा 14वां पहलू, आपका अंतिम पहलू होगा सैंधव सभ्यता का पतन और उसके कारण। ये आपका अंतिम पहलू होगा। तो सैंधव सभ्यता के पतन की बात आती है, तो पतन के परिप्रेक्ष्य में सैंधव सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों ने मिलकर इसको पतन के गर्त में ढकेल दिया था। तो पतन के कारण क्या थे? क्या बाढ़ था, या कोई प्राकृतिक आपदा थी, या भूकंप था, या कोई अन्य बात थी, या आर्यों का आक्रमण था? तो कैसे इसको कारण के रूप में माना गया, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। अब पहुंचते हैं हम लोग पहले पहलू के पास, अपने पहले भाग के पास। तो अब आप लोग सतर्क हो जाइए। सैंधव सभ्यता का अध्ययन आप लोगों के बीच में प्रारंभ हो चुका है। अब बेटा एक बात आप लोग जानो कि यह जो सैंधव सभ्यता है, इस सैंधव सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। और 1921 में आप लोग देखोगे तो 1921 में जब दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, तो उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, भारत में अंग्रेजों का राज था, हम अंग्रेजों के अधीन थे। और उसी समय दयाराम साहनी महोदय ने सैंधव सभ्यता की खोज सभ्यता के रूप में की। अब थोड़ा और ध्यानमग्न आप लोग हो जाओ। जो सैंधव सभ्यता को इन्होंने खोजा, तो सैंधव सभ्यता के बारे में इनको जो एविडेंस मिले या साक्ष्य मिले, बिल्कुल नगरीय सभ्यता होने के साक्ष्य मिले, बिल्कुल काफी विकसित साक्ष्य मिले इसके। और यह बात अंग्रेजों को भी पता चला होगा कि भारतीयों ने एक सभ्यता की खोज कर ली है, और वह जो सभ्यता है वो काफी विकसित अवस्था में उसके साक्ष्य मिल रहे हैं, और उसका जो साक्ष्य है वो काफी प्राचीन है। और इस समय अंग्रेज सोच रहे होंगे, अरे हम तो भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने के लिए ही शासन कर रहे हैं, तो अब हम भारतीयों को क्या मुंह दिखाएंगे।
क्योंकि भारतीय तो पहले ही मैनर्ड वाले हैं, काफी विकसित हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं इस समय अंग्रेजों को काफी ग्लानि हुई होगी, और दूसरी तरफ भारतीयों को इस समय, या भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में इस समय जो क्षण आया होगा वह काफी गौरवमयी आया होगा। क्योंकि भारतीयों को जब पता चला कि हम इतने साल पहले इतनी विकसित अवस्था में थे, हमारे नगर अत्यंत विकसित अवस्था में थे, उस समय हमारी नालियां पक्की थीं, सड़कें एक दूसरे को समकोण त्रिभुज पर काटती थीं, तो इस समय अंग्रेज निश्चित रूप से परेशान हुए होंगे और हमारे लिए कैसा क्षण रहा होगा, एक गौरवमयी क्षण रहा होगा। तो यही बात यहां पे पहले पॉइंट में लिखी हुई है। यह जो सैंधव सभ्यता है, यह सैंधव सभ्यता है, यह सभ्यता आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है। पूरे दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है, यह ध्यान रखिएगा इस बात का आप लोग। और इसकी खोज सभ्यता के रूप में सर्वप्रथम 1921 में किसने की थी? इन्हीं दयाराम साहनी बाबू ने की थी। अब एक बात मैं आपको और यहां पे बता दूं कि सैंधव सभ्यता की खोज तो 1921 में हुई थी, यानी 1921 में हुई थी। लेकिन इस सैंधव सभ्यता की जब खोज हुई, इससे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने इतिहास का अध्ययन कहां से करते थे? हम लोग अपने इतिहास का अध्ययन वैदिक युग से करते थे। और वैदिक युग आरंभ होता है कब से? 1500 बीसी से आरंभ होता था। 1500 बीसी से वैदिक युग आरंभ होता था। एक कॉन्सेप्ट वाली बात, इसको जानना बहुत जरूरी है। 1500 बीसी से वैदिक युग आरंभ होता था। 1500 बीसी से वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग। तो 1500 बीसी में स्टार्ट हुआ ऋग वैदिक युग और 1000 बीसी में समाप्त हो गया। यहीं से हम लोग इतिहास का अध्ययन करते थे। सैंधव सभ्यता नहीं थी। कब? 1921 के पहले हम लोग वैदिक युग से ही इतिहास का आरंभ करते थे। तो जब हमें 1921 ईस्वी में यह पता चला कि सैंधव सभ्यता का साक्ष्य मिला है और इसका विकास मुख्यतः भारत में ही हुआ है, और इस सभ्यता के जो साक्ष्य हैं, कुछ इतिहासकारों ने यह बताया कि यह सभ्यता 3500 बीसी की है। इतनी पुरानी है यह सभ्यता। और आप यहां पे देख रहे हैं कि यह जो ऋग वैदिक युग प्रारंभ हो रहा है, यह 1500 बीसी में प्रारंभ हो रहा है, और यह 1500 बीसी में प्रारंभ हुई थी यह सभ्यता, 3500 बीसी में प्रारंभ हुई थी। तो यहां पे अंतर कितना है? 2000 बीसी का अंतर है। चलिए मान लीजिए 2000 बीसी का अंतर नहीं है, तो आप लोग 2000 सालों का अंतर नहीं है, तो कम से कम 1500 सालों का अंतर तो है ही। तो अगर हम लोगों को यह पता चले कि जो हमारी सभ्यता है वह और 1500 साल पुरानी है, तो हमें कैसा महसूस होगा? निश्चित रूप से हमें यह फील होगा कि यह तो हमारे लिए काफी गौरवमयी बात है। हम लोग तो और 1500 वर्ष पूर्व चले गए, यानी पहले से ही हम लोग इस धरती पर हैं। तो यह भी हमारे लिए काफी गौरवमयी क्षण था। इसी परिप्रेक्ष्य में यह पॉइंट है। 1921 के पूर्व हम भारतीय इतिहास का अध्ययन वैदिक युग से करते थे, यह ध्यान दीजिएगा इस बात का। लेकिन जब सभ्यता के रूप में सैंधव सभ्यता की खोज कर ली गई, तब हमारी सभ्यता और संस्कृति को कम से कम 1500 वर्ष और पुरानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए काफी अनोखी और विशेष बात थी। यह गौरवमयी क्षण था हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में आपके कई बार पूछा है, यह इसी पॉइंट से है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो भारतीय प्रागैतिहासिक स्थलों की बात आती है,
प्रागैतिहासिक स्थलों यानी प्राचीन स्थलों की बात आती है, स्थलों यानी स्थान की बात आती है, तो इसको जो डिस्कवर्ड करता है और इसको जो सुरक्षित रखता है, मतलब इसको जो खोजने का काम करता है और इसको जो सुरक्षित रखने का काम करता है, वह भारत का पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग करता है। और यह पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, यही क्वेश्चन पूछा है शायद यूपीएससी 2014 या 15 में, कि यह पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग किसके अधीन आता है, तो आप कह दीजिए कि यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। और जब सैंधव सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में, तब पुरातत्व विभाग स्थापित हो चुका था और पुरातत्व विभाग की स्थापना ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय में हो गई थी। तो इस समय जो पुरातत्व विभाग था उसका जो अध्यक्ष था यानी चेयरमैन था, वो प्रोफेसर जॉन मार्शल थे उस समय चेयरमैन। मार्शल महोदय के अधीन ही दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा, जबकि 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये जो प्रोफेसर जॉन मार्शल थे, यह पुरातत्व विभाग के चेयरमैन थे, हेड थे। इन्हीं के अधीन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। और एक स्थल और था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, आरडी बनर्जी साहब ने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने पहला पहलू है, यहां पे पहले पहलू का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पहलू है आप लोगों के बीच में सैंधव सभ्यता के नाम का इतिहास। तो बच्चों आप लोग यह जानिए कि सैंधव सभ्यता के कई नाम है। सैंधव सभ्यता एक नाम से नहीं चल रही है, कई नामों से चल रही है। उसका रीजन है, उसका कारण है। जैसे हम लोगों का भी कई नाम होता है। एक बचपन का नाम होता है, बचपन के नाम को चाइल्डहुड नेम के नाम से जाना जाता है। एक ओरिजिनल नाम होता है, एक प्यार का नाम भी होता है। हो सकता है कि कोई 4-5 नामों से चल रहा हो सकता है कि कोई एक नाम से ही चल रहा है। लेकिन आप चल रहे हो या ना चल रहे हो, लेकिन सैंधव सभ्यता कई नामों से चलती थी। इस सभ्यता के कई नाम मिलते हैं हमें। तो बात आती है कि सैंधव सभ्यता का कौन सबसे प्रसिद्ध नाम है, क्यों है सैंधव सभ्यता का पहला नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, तो क्यों पड़ा, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आप लोग सतर्क हो जाइए यहां पे। अब यहां से जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा कथन कारण के रूप में क्वेश्चन पूछता है, और कथन कारण का क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। ये एनसीईआरटी में उतना नहीं समझाया है, लेकिन आज यहां पे आप लोग समझेंगे तो ये जिंदगी भर के लिए आपकी समझ में आ जाएगा। और यहां से क्वेश्चन भी आता है और कठिन क्वेश्चन आता है। तो जैसे सैंधव सभ्यता का जो पहला नाम पड़ा था वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। सैंधव सभ्यता का जो पहला नाम पड़ा था वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। अब बात आती है कि सैंधव सभ्यता का पहला नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, रीजन क्या था इसका, कारण क्या था इसका। तो आप कह दीजिए कि यह जो सैंधव सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, इस सभ्यता के अंतर्गत पहला खोजा गया स्थल ही हड़प्पा था। इससे पहले और कोई स्थल खोजा नहीं गया था। तो हड़प्पा नामक स्थल यह जो स्थित है, यह कहां पे स्थित है, यह पंजाब में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। और आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि यह जो स्थल है इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ये दयाराम साहनी महोदय ने 1921 में इसकी खोज की थी। स्थल की खोज किस रूप में की थी, एक सभ्यता के रूप में की थी। था तो स्थल, लेकिन यहां से सभ्यता के रूप में साक्ष्य मिले थे। तो सैंधव सभ्यता में
जो हड़प्पा नामक स्थल है उसी की खोज सर्वप्रथम की गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ गया था। अब बात आती है कि इसका जो दूसरा नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, तो दूसरा नाम सिंधु सभ्यता इसका क्यों पड़ा, इसका रीजन क्या था? तो सिंधु सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल था वह हड़प्पा था। एक पर्टिकुलर स्थान था, एक क्षेत्र था, एक रीजन था। यहीं से दयाराम साहनी महोदय को सिंधु संस्कृति या सभ्यता के साक्ष्य मिले। लेकिन कालांतर में जब इस स्थान की खोज कर ली गई, तो बहुत सारे इतिहासकारों को पता चला, इतिहासविदों को पता चला या पुरातत्वविदों को पता चला, तो अब सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा के आसपास लोग पहुंच गए और लोग सोचने लगे कि भाई हमको भी इस सभ्यता का साक्ष्य मिल जाए, एविडेंस मिल जाए, हमारा भी नाम हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे इतिहासकार पहुंचे हड़प्पा के आसपास में और सिंधु सभ्यता के साक्ष्य को जुटाने लगे। तो इसमें बहुत सारे इतिहासकारों को अब जो एविडेंस मिला था वो सिंधु नदी के आसपास में मिला था। ये सिंधु क्या है? सिंधु रिवर है। इस नदी के आसपास में जब सिंधु सभ्यता का साक्ष्य मिलने लगा, तो इस हड़प्पा सभ्यता का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता रख दिया गया था। समझते रहिएगा इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो तीसरा नाम था वह सिंधु और सरस्वती की सभ्यता था। क्यों? अब देखो, हमने दूसरे नाम के परिप्रेक्ष्य में बताया कि इस सिंधु नदी रीजन से क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति के एविडेंस मिले, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया था? सिंधु सभ्यता पड़ गया था या सिंधु सभ्यता पड़ गया था। लेकिन अब इस सिंधु नदी क्षेत्र से बढ़ के इस सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो मिलने लगे सरस्वती नदी क्षेत्र से। इसी परिप्रेक्ष्य में इसका ज्वाइंट नाम, इसका कॉमन नाम क्या पड़ गया? सिंधु और सरस्वती नाम इसका पड़ गया था। यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो सिंधु सभ्यता का साक्ष्य मिल रहा है वह सबसे विशालतम क्षेत्र से साक्ष्य मिल रहा है। विशालतम क्षेत्र से साक्ष्य मिल रहा है। दो नदी घाटियां हैं, सिंधु और सरस्वती। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्थल हैं और वहां के जो साक्ष्य हैं इसका विवरण मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। तो अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखो इस समय, तो सिंधु सभ्यता का जितना प्रसार हुआ या जितना विकास हुआ, इस तीसरे नाम से ज्यादा न दूसरे नाम पे हुआ था न पहले नाम पे हुआ था। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि सिंधु सभ्यता का भौगोलिक दृष्टिकोण से यानी जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे उपयुक्त, सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस नाम कौन है? तो आप कह देंगे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? समझते रहिएगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से। भौगोलिक दृष्टिकोण से क्यों कहा गया यहां पे? क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से ही तो हम देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के जो एविडेंस मिल रहे हैं वो सबसे बड़े क्षेत्र से मिल रहे हैं। पूरी सिंधु नदी घाटी से इसके एविडेंस मिल रहे हैं और सरस्वती नदी घाटी जो इस समय अदृश्य हैं, जो लुप्तप्राय हो चुकी हैं, उनके क्षेत्र से भी साक्ष्य मिल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया कि यह भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त नाम है, सबसे प्रसिद्ध नाम है। कौन? यह तीसरा नाम सिंधु और सरस्वती की सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं तो इसका नाम चौथा जो पड़ा था वो कांस्य युगीन सभ्यता का पड़ा था। अब यहां पे ध्यान देना है हमें कि आखिर कांस्य युगीन सभ्यता इसका नाम चौथा क्यों पड़ा। तो आप लोग जान जाइए कि यह जो सिंधु पीपल्स थे, यह जो सिंधु लोग थे, इन्होंने कांसा नामक एक धातु का निर्माण किया था। कांसा नामक एक धातु का निर्माण किया था। अब आप लोग बताइए यहां पे कि यह जो कांसा नामक धातु है, इस धातु का निर्माण किन दो धातुओं के मिश्रण से इस सभ्यता के लोगों ने किया था? बताइए जल्दी से आप लोग। कांसा नामक धातु को बनाया था।
सैंधो पीपल्स ने, और सर्वप्रथम इस धातु को बनाया था। तो किससे बनाया था, किन धातुओं को मिला के बनाया था? तो आप लोग कह दीजिए कि इसमें एक तरफ तांबा था और दूसरी तरफ टिन था। यानी तांबा या कांपर और टिन को मिला के सैंधो पीपल्स ने सर्वप्रथम किस धातु को बनाया था? इस कांसा नामक धातु को बनाया था। तो कांसा नामक धातु का निर्माण सर्वप्रथम सैंधव वासियों ने ही किया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया था। आगे बढ़ते हैं, इसका 5वां नाम देखते हैं। इसे प्रथम नगरीय क्रांति की सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि सैंधव सभ्यता से आज तक जो साक्ष्य मिले हैं वो अत्यंत विकसित अवस्था में मिले हैं, और अगर विकसित अवस्था में कहीं भी कोई भी साक्ष्य मिलता है तो यह माना जाता है कि वह जो सभ्यता थी वह कैसी थी, वह काफी नगरीकृत सभ्यता थी। और हमने पहले पॉइंट में ही आपको बताया था कि यह दक्षिण एशिया की पहली नगरीकृत सभ्यता थी, इसीलिए इसका नाम प्रथम नगरीय क्रांति की सभ्यता भी पड़ गया था। कि पहली बार नगरीकरण की स्थिति पूरे भारत में आप लोग देख रहे होंगे, और दूसरी बार नगरीकरण की स्थिति हमारे वैदिक युग में नहीं है, ये नगरीकृत सभ्यता है। जबकि हम लोग वैदिक युग का अध्ययन करेंगे तो हम वहां पे कहेंगे कि जो वैदिक सभ्यता या संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति है, वो पशुचारी संस्कृति है, वो विकसित अवस्था में नहीं है। तो वैदिक युग के बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे राजनीतिक तौर पर महाजनपदों के इतिहास का, और महाजनपदों के इतिहास के समय में हम लोग पढ़ेंगे 600 BC का इतिहास। जब लगभग महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के आसपास का इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय भारत में दूसरी बार नगरीकरण आया था, और इस नगरीकरण का जो मूल कारण था वह क्या था? लोहा। इसको हम लोग देखेंगे कैसे लोहा नगरीकरण का मूल कारण था। और जब दूसरी बार नगरीकरण आया तो किन किन नगरों का साक्ष्य मिलता है, वहां से किन किन राजाओं का साक्ष्य मिलता है, उनकी राजनीतिक गतिविधियां क्या क्या थीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से प्राचीन भारत में ही। आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और अब दूसरा पहलू आज आपके सामने है सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति का। तो बच्चों एक बात ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति विषयक जो मत है, यानी सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई या सैंधव सभ्यता का उद्भव कैसा हुआ, इस पर इतिहासकारों के बीच में आज भी विवाद बना हुआ है। यानी इस पर या इस बिंदु पर इतिहासकारों की एक मतता आज भी नहीं बनी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह जो सैंधव सभ्यता या संस्कृति थी इसको जन्म किसी विदेशी सभ्यता ने दिया था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सैंधव सभ्यता या संस्कृति को जन्म भारत में ही विकसित पहले की किसी संस्कृति ने दिया था। तो इस पर इतिहासकारों के दो समूह का निर्माण होता है, उसको हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति विषयक मत आज भी इतिहासकारों के बीच में विवादित बना हुआ है। इतिहासकारों के दो समूह बन जाते हैं इसमें, यही हमने बताया आपको। तो इतिहासकारों का यहां पे आपको जो दो वर्ग दिख रहा है, ये इतिहासकारों का दो वर्ग जो आपको दिख रहा है, पहला वर्ग इसमें स्वदेशी इतिहासकारों का है, और जो दूसरा वर्ग है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत कंसेप्चुअल बात है ये, वो विदेशी इतिहासकारों का है। यानी पहले वर्ग का प्रतिनिधित्व स्वदेशी यानी भारतीय इतिहास कर रहे हैं, और दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? विदेशी इतिहासकार कर रहे हैं, यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार कर रहे हैं।
तो कोई भी साम्राज्यवादी या विदेशी इतिहासकार होगा वो कभी यह नहीं कहना चाहेगा कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति भारत में ही स्थित किसी संस्कृति से हुआ था, क्योंकि वह यह बात कह देगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। वो कहेगा कि किसी विदेशी ने भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया था, भारतीयों के पास कोई सभ्यता नहीं थी, कोई मैनर्स नहीं था, तो उसको अच्छा लगेगा। इस परिप्रेक्ष्य में ये जो स्वदेशी इतिहासकार हैं, जितने भी स्वदेशी इतिहासकार एक तरफा होकर कहते हैं कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति किसी भारत में ही स्थित स्वदेशी संस्कृति से हुई थी, और जो विदेशी इतिहासकार हैं वो क्या कहेंगे कि इसकी उत्पत्ति किसी विदेशी सभ्यता या संस्कृति से हुई थी। अब इन दोनों के वर्गों का हम लोग क्रमिक अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या कहते हैं ये स्वदेशी इतिहासकार अपने एविडेंस के रूप में, और ये क्या कहते हैं विदेशी इतिहासकार अपने एविडेंस के रूप में। तो इसमें एविडेंस के रूप में जो साक्ष्य देते हैं, जो सबूत देते हैं, वह यूपीएससी में पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है। तो काफी मूलभूत चीज है, काफी सार्वभौमिक चीज है, इसको ध्यान से अब आगे आने वाली बातों को पढ़िएगा। सबसे पहले हम लोग विदेशी मत को देखते हैं, जिसका नेतृत्व साम्राज्यवादी इतिहासकार करते हैं। तो इसमें साम्राज्यवादी इतिहासकारों में बहुत सारे इतिहासकार शामिल हो गए, जैसे प्रोफेसर मार्शल साहब इसमें शामिल हो गए, व्हीलर साहब इसमें शामिल हो गए, गार्डन चाइल्ड साहब इसमें शामिल हो गए, क्रेमर इसमें शामिल हो गए, और एच.डी. साकलिया जो भारतीय थे, ये भारतीय इतिहासकार हैं एच.डी. साकलिया साहब। इन्होंने कहा कि जो सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति या उद्भव हुआ या जन्म दिया, उसको किसी विदेशी सभ्यता ने जन्म दिया। इसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने यह माना सामूहिक रूप से कि सैंधव सभ्यता का जन्म किसी भारतीय सभ्यता या संस्कृति से नहीं हुआ था। इनका कहना था कि इसके पूर्व जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हो चुका था, और एक बात आप लोग जान जाइए कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसको एक दूसरे नाम यानी सुमेरियन की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता और संस्कृति का विकास इराक में हुआ, और इराक में टिग्रिस नदी के किनारे हुआ। तो इन लोगों का यानी विदेशी इतिहासकारों का या साम्राज्यवादी इतिहासकारों का सामूहिक रूप से यह मानना है कि मेसोपोटामिया के लोग काफी सभ्य थे, काफी संपन्न थे। वह मेसोपोटामिया से चलकर भारत आए और भारतीयों को उन्होंने सभ्यता का पाठ पढ़ाया। तब एक सभ्यता ने जन्म लिया जिसका नाम था सैंधव सभ्यता। यही बात यहां पे पहले और दूसरे पॉइंट में भी लिखी हुई है। काफी अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि जिंदगी में इतिहास कहीं भी पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग गहराई से अध्ययन करें तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, भाई हम तभी तो कहेंगे, जैसे मान लो ये सभ्यताएं हैं, दो सभ्यताएं आपके बीच में हैं। यहां पे ध्यान से समझिएगा इस पहलू को। जैसे दो सभ्यताएं हैं, एक तरफ हो गई आपकी सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो आप कह रहे हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार कह रहे हैं कि इस मेसोपोटामिया की सभ्यता ने या सुमेरियन की सभ्यता ने जन्म दिया था किसको? हमें, यानी सैंधव सभ्यता ने। तो अगर हमें जन्म दिया था भैया, तो जैसे आप लोग भी समझते होंगे कि आप किसी के पुत्र होंगे या पुत्री होंगे, या हम हैं या कोई और है, तो हमारी शक्ल हमारे मातामही या पितामही या किसी अन्य वंशज से मिलता है।
और हम कहते हैं भाई ये तो अपने बाप पे ही पूरी पूरी तरीके से दिखता है, माँ पे ही गया है, बाबा पे गया है, या किसी अन्य वंशज का नाम लेते हैं। तो भैया ये तो है ही है जेनेटिक चीज, और ये चीज जब दिखती है तो निश्चित रूप से आप तो इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कर रहे हो हमारे यहाँ, तो इतनी बड़ी सभ्यता का विकास कर रहे हो, तो आपकी सभ्यता की जो खास बातें हैं, जो पहचान की बातें हैं, या आपकी सभ्यता की जो विशेषता है वह हमारी सभ्यता में यानी सैंधव सभ्यता में दिखाई जरूर पड़ेगी। तो अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो यह जो सुमेरियन सभ्यता है, यह मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहां से जो साक्ष्य मिले हुए हैं उन साक्ष्यों को अगर हम देखें तो यहां से भी उसके साक्ष्य मिलने चाहिए, या इस सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं तो इस सैंधव सभ्यता में मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। तो आखिर वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या कौन कौन सी बात है जो यह मानते हैं कि सैंधव सभ्यता ने, सुमेरियन सभ्यता ने इस सैंधव सभ्यता को जन्म नहीं दिया था। इसको हम लोग देखते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे अब आप लोग सतर्क हो जाइए, ध्यान मग्न हो जाइए, एक एक पॉइंट यहां का इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग गहराई से अध्ययन करें तो जो सैंधव सभ्यता की विशेषताएं हैं और सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं हैं, अगर ये दोनों मैच करेंगी तब तो हम कहेंगे कि हाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सैंधव सभ्यता को जन्म दिया था। लेकिन मैचिंग नहीं है तब हम नहीं कह सकते कि सैंधव सभ्यता को जन्म मेसोपोटामिया की सभ्यता ने दिया था। तो अगर हम गहराई से देखें और समझें मेसोपोटामिया की विशेषताओं को और सैंधव सभ्यता की विशेषताओं को, तो इसमें व्यापक रूप से अंतर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? व्यापक रूप से अंतर निकल के आता है। जब अंतर निकल के आता है तो हम कैसे कहेंगे कि मेसोपोटामिया के लोगों ने हमें यानी सैंधव सभ्यता के लोगों को पाठ पढ़ाया था सभ्यता का। तो आइए देखते हैं सैंधव सभ्यता की खास बातों को और मेसोपोटामिया की खास बातों को। हमें अपने आप पता चल जाएगा कि सैंधव सभ्यता की खास बातें क्या थीं और मेसोपोटामियाई सभ्यता की खास बातें क्या थीं। तो एक तरफ यहां पे अंतर लिखा हुआ है और अंतर हमें देखना है सैंधव सभ्यता में और मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता में। तो ध्यान से समझिएगा इसको। आप लोग यहां पे पहले पॉइंट के रूप में देख रहे होंगे कि सैंधव सभ्यता में जल निकास प्रणाली अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। कैसी प्रणाली? नाली की व्यवस्था, जल निकास प्रणाली। जो गंदा पानी था उसके निकास के लिए पक्की पक्की नालियों का साक्ष्य मिला हुआ है। कहां से? सैंधव सभ्यता के। तो भाई अगर ये साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ जन्म दिया है इसने। लेकिन यहां की जो जल निकास प्रणाली थी वो विकसित अवस्था में नहीं थी, ये विकसित अवस्था में थी, उन्नत अवस्था में थी। यहां पे आप लोग देखेंगे तो यहां की जो जल निकास प्रणाली है वो पक्की ईंटों की नहीं बनी है, इसकी जो फर्श है उस पे लेप नहीं लगा हुआ है। यहां पे बिटुमिनस जैसी धातुओं से इस पे इसकी क्या कहेगी चिनाई की गई है इसको। तो पहला अंतर नहीं मिला। दूसरा अंतर देखते हैं। यहां के नगर जाल की तरह एक दूसरे से बुने हुए थे। जाल देखा है आपने? जाल इस तरीके से था, इस तरीके से जाल होता है, जाल जिससे हम लोग मछली पकड़ते हैं कभी कभी। तो जो सैंधव सभ्यता के नगर हैं, चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे वो लोथल हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो सुरकोतड़ा हो, चाहे सुतकागिंडोर हो, सुतकाको हो, सुरतगुई हो, बनावली हो, कालीबंगा हो, नवसारो हो, ये सब एक दूसरे से जाल की तरीके से बुने हुए हैं, बिल्कुल मिले जुले हुए। और अगर हम लोग मेसोपोटामिया के नगरों को देखेंगे तो ये काफी दूरी पर बसे हुए, काफी अलग थलग बसे हुए हैं, काफी बेतरतीब तरीके से बसे हुए, अनियोजित तरीके से बसे हुए हैं। जबकि जो सैंधव सभ्यता के नगर थे वो बिल्कुल प्लान्ड तरीके से बने हुए हैं। जैसे वर्तमान में आप लोग देखोगे तो यह पाओगे
कि वर्तमान में जो चंडीगढ़ हमारा नगर है काफी नियोजित तरीके से यह बसाया गया है। इसी तरीके से बिल्कुल आपकी सैंधव सभ्यता के नगर थे। आपको हमने एग्जाम्पल दे दिया, इससे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं मिल सकता। कोई अगर चंडीगढ़ गया होगा तो उसे पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो सैंधव सभ्यता के मकान थे ये पक्की ईंटों के बने थे। तो आइए देखते हैं, मेसोपोटामिया में अगर यह बात मिलती है तो मान जाएंगे कि भाई हाँ ऐसा हुआ था। तो मेसोपोटामिया के मकान कच्ची ईंटों के बने थे, तो भैया यह बात भी नहीं मिल रही है, ईंटों वाली बात भी। ये पक्की ईंटों के बने हुए हैं और ये कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, तो हम कैसे माने इतिहासकारों, मार्शल महोदय, चाइल्ड महोदय, SD साकलिया साहब, आप भी भारतीय थे और चले गए किस तरफ, विदेशियों की तरफ। तो हम कैसे माने, आप यह तो बताओ। तो नहीं मानेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, अगली बात को देखते हैं। यह जो सैंधव सभ्यता है, सैंधव सभ्यता में आज तक हमें कहीं से भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, आज तक नहीं मिला हुआ है। जबकि यहां पे आप देखेंगे तो यहां से मंदिर का साक्ष्य मिल गया है, और इसी साक्ष्य के आधार पर यह साबित होता है कि सैंधव सभ्यता में पुरोहितों का शासन था। किसका शासन था? पुरोहितों का शासन था। नहीं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में पुरोहितों का शासन था, और हमारे यहां से यानी सैंधव सभ्यता से आज तक किसी मंदिर का एविडेंस नहीं मिला हुआ है। तो जब मंदिर का एविडेंस नहीं मिला हुआ है तो यह बात कैसे साबित हो कि हमारे यहां पुरोहितों ने शासन किया? पुरोहितों का शासन था, वो राजनीतिक इकाई के रूप में थे, राजनीतिक संगठन के रूप में थे। तो जब मंदिरों का साक्ष्य मिल जाए तब हम मान ले, हो सकता है कालांतर में मिल जाए हमारे यहां मंदिरों का साक्ष्य, लेकिन आज तक नहीं मिला है। किसका साक्ष्य? टेम्पल का साक्ष्य। तो भाई विदेशी इतिहासकारों, साम्राज्यवादी इतिहासकारों, हम कैसे मान लें कि आप लोगों ने हमें जन्म दिया था? अगली बात, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो सैंधव सभ्यता की लिपि है। चलो, लिपि एक महत्वपूर्ण बात होती है, एक मुख्य विशेषता होती है। जैसे आज हमारी देवनागरी लिपि है, तो सैंधव सभ्यता की जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक प्रकार की है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी सैंधव सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक प्रकार की है। किस प्रकार की है? चित्रात्मक प्रकार की है सैंधव सभ्यता की लिपि। तो चित्रात्मक प्रकार की यह लिपि है, तो चित्रात्मक प्रकार की यह लिपि भी होगी तभी तो हम मानेंगे। लेकिन यह जो लिपि है मेसोपोटामिया की, यह कीलाक्षर प्रकार की है, ये क्यूनिफॉर्म में है, ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है। इस पर जैसे ये सैंधव सभ्यता की लिपि है, वैसे मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लिपि हमारे यहाँ एक पहलू के रूप में है। तो ये जो सैंधव सभ्यता की लिपि, इस पे इस तरीके से चित्र बने हुए हैं। कहीं वनस्पति का चित्र बना हुआ है, किसी फल का चित्र बना हुआ है, किसी फूल का चित्र बना हुआ है, इस तरीके से चित्र बना हुआ है। इसीलिए आज तक कोई भी इतिहासकार इसको पढ़ नहीं पाया है। जबकि दूसरी तरफ ये जो मेसोपोटामिया की लिपि, ये क्यूनिफॉर्म में है, क्यूनिफॉर्म में इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ पे ये लिपि है, और इसको पढ़ लिया गया है। इसको पढ़ने में आसानी हो गई, इसको बड़ी आसानी से लोगों ने समझ लिया है। तो इस लिपि का भी प्रकार अलग है और इस लिपि का भी प्रकार अलग है। तो लिपि के आधार पर भी यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ऐसा माना गया कि इस सभ्यता ने हमें सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ाया। सैंधव सभ्यता का जन्म मेसोपोटामिया की सभ्यता ने नहीं दिया था। तो यह चीज भी हमारी समझ में आई। तो ये जो पॉइंट हैं, ये आप बड़े ध्यानपूर्वक इसको याद कर लेना। ये बड़े उन्नत पॉइंट हैं, ये पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। तो इसका अध्ययन आप लोग कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, इसीलिए हमने इसको बताया। आगे बढ़ते हैं। तो जो विदेशी मत था उसमें हम लोगों ने यह जाना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ने किसी भी प्रकार से सैंधव सभ्यता को जन्म नहीं दिया था।
अब हम लोग पहुंचते हैं स्वदेशी मत पर, जो दूसरा मत था। स्वदेशी मत का प्रतिनिधित्व स्वदेशी इतिहासकार करते हैं, यानी हमारे देश के इतिहासकार करते हैं। इसमें एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है अमलानंद घोष। इनको हम लोग एएन घोष के नाम से भी जानते हैं, एएन घोष के नाम से भी जानते हैं। दूसरे इतिहासकार हैं फेयर सर्विस महोदय। फेयर, इसको हम सही कर लेते हैं, फेयर सर्विस महोदय। तो यह जो फेयर सर्विस महोदय हैं, यह भी स्वदेशी मत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक एसआर राव महोदय हैं, यह भी स्वदेशी मत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक डीपी अग्रवाल साहब हैं, यह भी स्वदेशी मत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लोगों ने संयुक्त रूप से यह माना कि जो सैंधव सभ्यता है उसको जन्म हमारे यहाँ की किसी स्वदेशी संस्कृति ने ही दिया है, और स्वदेशी संस्कृति का ही विकसित रूप सैंधव सभ्यता है। देखते हैं हम, इन्होंने संयुक्त रूप से माना कि बलूचिस्तान में बहुत सारी संस्कृतियों का जन्म हुआ था। बलूचिस्तान में एक संस्कृति थी, इसको ध्यान रखना आप लोग, ये 4 विकल्प यहां पे दिए, 3 विकल्प यहां पे दिया हुआ है, और पूछ लेगा कि बलूचिस्तान में किस संस्कृति का जन्म नहीं हुआ था, और एक नाम यहां पे दे देगा, मैं आपको लिख भी दे रहा हूं, आमरी संस्कृति का नाम दे देगा। और आमरी संस्कृति का जन्म इस बलूचिस्तान में नहीं हुआ था सैंधव क्षेत्र में ही, लेकिन यहां नहीं हुआ था। तो ये जो नाल संस्कृति है ये बलूचिस्तान में विकसित हुई थी। जो कुल्ली संस्कृति है यह बलूचिस्तान में विकसित हुई थी, और जो राणा धुंडई संस्कृति है यह भी बलूचिस्तान में विकसित हुई थी। और इन इतिहासकारों ने संयुक्त रूप से यह माना कि इन्हीं संस्कृतियों का विकसित रूप क्या है, सैंधव संस्कृति है। लेकिन कोई विशेष साक्ष्य ये लोग नहीं दे पाए। माना तो, लेकिन कोई साक्ष्य ये लोग भी देने में असफल रहे। तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है अमलानंद घोष साहब, एएन घोष साहब, इन्होंने साक्ष्य दिया था। इन्होंने एक संस्कृति का बहुत गहराई से अध्ययन किया था, और यह संस्कृति थी बीकानेर की सोथी संस्कृति। ध्यान से अब समझिएगा, एक संस्कृति थी जिसका नाम था सोथी संस्कृति, और इस संस्कृति का विकास राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। और इस संस्कृति का गहराई से अध्ययन किया था प्रोफेसर एएन घोष साहब ने, यानी अमलानंद घोष साहब ने। और इस संस्कृति से इन्हें जो साक्ष्य मिले हैं, इससे यह साबित होता है कि इस संस्कृति का विकसित रूप ही क्या है, सैंधव सभ्यता है या सैंधव संस्कृति है। तो आइए देखते हैं कि इनको क्या साक्ष्य मिला। अब हमारी सभ्यता की उत्पत्ति विषयक मत आप लोगों के सामने प्रूव्ड होने जा रहा है, सिद्ध होने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो प्रूव्ड हो, जो साबित हो वही इतिहास होगा, जो साबित नहीं होगा वह इतिहास नहीं होगा। आपकी कहानी है, हमारी भी कहानी है, किसी और की भी कोई कहानी है, तो कहानी कभी इतिहास नहीं होता। कहानी कभी भारत के गजट में नहीं छपता, या भारत के गजट में कोई कहानी कभी छपी हो तो आप बताइए। तो भारत के गजट में जो छपता है वह इतिहास छपता है, और इतिहास वही है जो साबित हो, जो प्रूव्ड हो, यानी जो सिद्ध हो। ठीक, आइए देखते हैं। अब देखिए, वहां पे हमने अंतर बताया था आपको, यहां पे समानता देखिए, सोथी संस्कृति में क्या समानता मिलती है और सैंधव संस्कृति में क्या समानता मिलती है। तो भाई समानता के आधार पर ही तो हम यह साबित करेंगे कि सोथी संस्कृति का विकसित रूप ही सैंधव संस्कृति है। तो क्या समानताएं मिलती हैं इस सोथी संस्कृति और सैंधव संस्कृति में, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यह जो सोथी संस्कृति है, इस संस्कृति में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। और मैं आपको बता दूं कि यह जो सैंधव संस्कृति है, इसमें भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती। और क्या आज हमारी संस्कृति में पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती? आज भी तो की जाती है।
अब आप लोगों को फील हो रहा होगा कि नहीं, हाँ, यह जो सोथी संस्कृति है इसी का विकसित रूप क्या है, यह सैंधव संस्कृति है। इनको एविडेंस मिला हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने दूसरा भी साक्ष्य दिया, एक ही साक्ष्य पे नहीं रुके। इन्होंने कहा कि ये जो सोथी संस्कृति के मृद भांड, हमने आपको बताया मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, दोनों संस्कृतियों के जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें काफी समानता है। दोनों के मृद भांडों पर रस्सी के छल्लों के निशान बने हुए हैं। कैसे निशान बने हुए हैं? रस्सी के छल्ले, जैसे मान लो ये थाली मिली हुई है सोथी संस्कृति से, और ये थाली मिली हुई है कहां से, या मृद भांड मिला हुआ है कहां से, सोथी संस्कृति से या सैंधव संस्कृति से। तो दोनों के मृद भांडों में समानता है। समानता के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि यहां के जो शिल्पकार थे उन्होंने एक शिल्प बनाया था इस बर्तन पर, और वह शिल्प रस्सी के द्वारा बनाया था। इस तरीके से रस्सी के छल्लों के निशान मिले हुए हैं। इस तरीके से आज भी अगर आप देखो तो थाली पे इस तरीके से निशान बनते हैं। तो हम लोगों ने इस शिल्प को कहां सीखा था, कहां से सीखा था? इसी सोथी संस्कृति से सीखा था, इसी सैंधव संस्कृति से सीखा था। आज भी यह शिल्प निरंतर आप लोगों के बीच में, आपके मृद भांडों में समाई हुई है। दूसरी बात क्या, तीसरी बात क्या है? ये कहते हैं कि ये जो मृद भांड बने हुए हैं, मृदभांड में छल्लेदार गोड़े लगे हुए हैं, जैसे जिसपे हम लोग रोटी बेलते हैं। आज भी हमारी संस्कृति में आप लोग देखोगे तो इस तरीके से उसमें गोड़े लगे होते हैं, इसी पे ये रुकता है, नहीं तो ये सरक जाता है, फिर नीचे इसके कपड़ा लगाना पड़ता है। हालांकि आजकल तो कुछ नए भी रोटी बेलने वाले सामान आने लगे जो बिल्कुल स्लिप होते हैं, लेकिन आप लोग अपने घरों में अपने मातामही या पितामही से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि पहले जो लकड़ी के पीढ़े आते थे जिस पर रोटी बेली जाती थी, उसमें इस तरीके से छल्लेदार गोड़े लगे होते थे। तो इसके भी साक्ष्य मिले हुए हैं कहां से? इन दोनों संस्कृतियों से समान रूप से मिले हुए हैं। तो अमलानंद घोष साहब ने यह बात साबित कर दिया कि यह जो सोथी संस्कृति थी, सोथी संस्कृति का विकसित रूप ही सैंधव सभ्यता थी। सोथी संस्कृति का विकसित रूप ही क्या था? सैंधव सभ्यता था। तो कुल मिला के आप लोगों ने यहां पे यह देखा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ने ना तो सैंधव सभ्यता को जन्म दिया था, ना ही इजिप्टियन सिविलाइजेशन या मिस्र की सभ्यता जिसका जन्म नाइल या नील नदी के किनारे हुआ था, मिस्र में उसने ना जन्म दिया था, और ना ही चाइनीज सिविलाइजेशन ने हमें जन्म दिया था जिसका विकास चीन में ह्वांग हो नदी के किनारे हुआ था। किसी विदेशी सभ्यता ने हमें जन्म नहीं दिया। हमें जन्म हमारे यहां व्याप्त पहले से ही जो संस्कृतियां थीं उसने जब विकसित रूप लिया तो हमारे यहां सैंधव सभ्यता का उद्भव हुआ या सैंधव सभ्यता प्रकट हुई थी। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है आप लोगों के पास में, सैंधव सभ्यता का कालक्रम। सैंधव सभ्यता का कालक्रम, एक नई बात आप लोगों के सामने है, एक नया पहलू, एक नया भाग, एक नया खंड आप लोगों के सामने है। कालक्रम का इतिहास, सैंधव सभ्यता के कालक्रम का इतिहास। तो अगर हम लोग सैंधव सभ्यता के कालक्रम यानी सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति कब हुई और सैंधव सभ्यता का खात्मा कब हुआ यानी पतन कब हुआ, अगर हम लोग इस पर गहराई से अध्ययन करें तो विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों ने सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति और पतन की विभिन्न विभिन्न तिथियां मानी। यानी यह बिंदु भी इतिहासकारों के बीच में आज भी विवादित विषय बना हुआ है। इस बिंदु पर भी इतिहासकारों के बीच में एक मतता हासिल नहीं हुई है। तो यह भी यूपीएससी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कूट के रूप में कई बार पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति की क्या तिथि बताई हुई है और उसके पतन की क्या तिथि बताई हुई है। इसको हम लोग देख लेते हैं।
तो जैसे एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर, यहां पे मार्टिमर व्हीलर साहब दिख रहे हैं, ये विदेशी इतिहासकार हैं। ये कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का जो जन्म हुआ था वह 2500 बीसी में हुआ था और इसका जो पतन हो गया वह 1500 बीसी में इसका पतन हो गया था सैंधव सभ्यता का। और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन कहता है यह बात? ये मार्टिमर व्हीलर साहब कहते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने 2500 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति की तिथि क्यों बताई। ये कहते हैं कि यह जो 2500 ईस्वी का समय है, इस समय का इनको एक अभिलेख मिला हुआ है। 2500 ईस्वी का नहीं, इनको अभिलेख एक मिला हुआ है 2300 बीसी का। और यह जो अभिलेख इनको मिला हुआ है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का यह अभिलेख मिला हुआ है। और इस अभिलेख में इनको यह भी मिला है कि जो सैंधव सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता का व्यापार 2300 बीसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ अत्यंत विकसित अवस्था में था। तो समझिएगा इसको ध्यानपूर्वक, ये 2300 बीसी का अभिलेख है। तो यह जो मार्टिमर व्हीलर साहब हैं, इन्होंने समझा इस बात को गहराई से कि भाई 2300 बीसी में जब किसी सभ्यता का व्यापार किसी सभ्यता के साथ अत्यंत विकसित अवस्था में होगा, तो भाई जन्म के साथ ही व्यापारिक स्थिति अत्यंत विकसित तो नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो सैंधव सभ्यता है, कम से कम 200 वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ होगा। इस परिप्रेक्ष्य में यह जो मार्टिमर व्हीलर साहब हैं, इन्होंने कहा कि सैंधव सभ्यता का जन्म फिर 2300 बीसी में नहीं हुआ होगा, इसके और पहले हुआ होगा। तो इन्होंने कहा कि 2500 बीसी में सैंधव सभ्यता का जन्म हुआ था। और इन्होंने इसके पतन का समय 1500 बीसी क्यों माना? 1500 बीसी इसके पतन का समय इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने माना कि 1500 बीसी से ही वैदिक युग के इतिहास का प्रारंभ हो जाता है। इसका प्रारंभ हो जाता है, वैदिक युग के इतिहास का प्रारंभ हो जाता है। ऋग वैदिक युग प्रारंभ हो जाता है 1500 बीसी से, यानी 1500 ईसा पूर्व से। और ऋग वैदिक युग 1500 बीसी से प्रारंभ होकर 1000 बीसी तक चलता है, जबकि उत्तर वैदिक युग 1000 बीसी से प्रारंभ होकर 600 बीसी तक चलता है। क्यों 1500 बीसी में प्रारंभ हुआ और 1000 बीसी में समाप्त हो गया? क्यों उत्तर वैदिक युग 1000 बीसी में प्रारंभ हुआ और 600 बीसी में समाप्त हो गया? क्यों? तो इसका अध्ययन हम लोग वैदिक युग में करेंगे, निश्चिंत रहिएगा आप लोग। एक दूसरे इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार, जिनका नाम है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल साहब ने बताया कि सैंधव सभ्यता का जन्म 2350 बीसी में हुआ था और यह 1750 यानी 1750 में इसका पतन हो गया था। आगे देखते हैं, कुछ अन्य इतिहासकार भी हैं। एक इतिहासकार हैं, अब यहीं से ध्यान रखिएगा, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते रहिएगा। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है प्रोफेसर जॉन मार्शल महोदय। जॉन मार्शल महोदय ने कहा कि 3250 में इस सभ्यता का जन्म हुआ था और 2750 ईसा पूर्व में यह सभ्यता समाप्त हो गई थी। तो इन्हीं जॉन मार्शल साहब के एक दोस्त हैं प्रोफेसर मैके महोदय ने कहा कि जॉन मार्शल साहब आप झूठ बोल रहे हो, 3250 ईसा पूर्व में इसका जन्म ना हुआ था और ना ही 2750 में यह खत्म हो गई थी। तो यह प्रोफेसर मैके साहब कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का जन्म 2800 बीसी में हुआ था और यह समाप्त हो गई थी कब? 2500 बीसी में। क्वेश्चन पूछेंगे अभी यहीं से, इसको ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। नेक्स्ट, एक भारतीय इतिहासकार और हैं जिनका नाम है एम.एस. बस साहब। एम.एस. बस साहब कहते हैं कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति 2500 बीसी में हुई थी और यह जो सभ्यता थी यह 1500 बीसी में समाप्त हो गई थी। कब समाप्त हो गई थी? 1500 बीसी में यह सभ्यता समाप्त हो गई थी। कौन कहता है? एम.एस. बस साहब।
अगले एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डेल्स। प्रोफेसर डेल्स साहब मानते हैं कि सैंडो सभ्यता की उत्पत्ति 2900 बीसी में हुई थी और यह सभ्यता 1000 साल तक चलने के बाद 1900 बीसी में यह सभ्यता समाप्त हो गई थी। सैंधव सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण तिथि है इन तिथियों में वह है 2350 से 1750 ईस्वी। और इस तिथि को माना है किसने? रेडियो कार्बन विधि ने। रेडियो कार्बन विधि द्वारा आप लोग यह जान लीजिए कि इस विधि द्वारा 50,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं का ज्ञान हमें चलता है। अगर इससे पुरानी वस्तु का ज्ञान हमें पता करना है या उसकी उम्र हमें पता करना है, जैसे पृथ्वी की आयु इसकी पुरानी है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम रेडियो कार्बन विधि से इसकी आयु नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है, किस विधि से ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है? यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अब एक क्वेश्चन आप लोग यहां पे बता दीजिए, मैं देखूंगा आप लोगों के कमेंट को, निश्चिंत रहिए। आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा इतिहासकार है जो सैंधव सभ्यता की जन्म तिथि की सबसे निम्न सीमा मानता है? कौन है ऐसा? इन इतिहासकारों में आप बताइए। निम्न सीमा का मतलब यह है, जैसे आप लोग भी होंगे तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा 1999 में, तो यह निम्न सीमा हो गई। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आज 2020 है तो यह 2020 उच्च सीमा मानी जाएगी। वैसे जो सैंधव सभ्यता का जन्म हुआ था, तो जन्म की ये जो सीमा है ये निम्न सीमा है और इसकी समाप्ति की जो सीमा है वो उच्च सीमा माना जाएगा। इसको समझ लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, फिर बताइएगा। अब बताइए कि निम्नलिखित में से वो कौन सा इतिहासकार है जो सैंधव सभ्यता के जन्म की सबसे निम्न सीमा को मानता है? ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। बताइए आप लोग, वेट कर रहा हूं आप लोगों का, देखूंगा आप लोगों का कमेंट। तो आप लोग कोशिश कीजिए। वैसे आप लोग यहां पे देख रहे होंगे कि ये जो 3250 की तिथि है, इसको केवल और केवल जॉन मार्शल साहब मानते हैं। तो जॉन मार्शल साहब ने यह बात बताई है। एक क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, इन इतिहासकारों में से वह कौन सा इतिहासकार है जो यह मानता है कि सैंधव सभ्यता केवल 300 वर्षों तक भारत में जिंदा रही थी? कौन सा इतिहासकार है जो इस बात को मानता है कि सैंधव सभ्यता केवल 300 वर्षों तक यहां पर स्थित थी? वो कौन सा इतिहासकार है जो इस बात को मानता है? इन्हीं इतिहासकारों में से है, आपको खोज के बताना है। वो कौन सा इतिहासकार है जो यह मानता है कि सैंधव सभ्यता केवल 300 वर्षों तक इस धरातल पर मौजूद थी? कौन इतिहासकार है वो? वह इतिहासकार आप लोगों ने बताया कि प्रोफेसर मैके साहब हैं। कौन हैं? प्रोफेसर मैके साहब। ये देखो, ये कहते हैं कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति 2800 बीसी में हुई थी और जब यह सभ्यता समाप्त हो गई थी 2500 बीसी में, तो इन्होंने ही तो बताया। ये सैंधव सभ्यता के जीवित रहने की सबसे कम अवस्था को बताने वाले यह पुरातत्वविद ही थे। इसके अलावा किसी ने इससे कम अवस्था के बारे में नहीं बताया। और अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछे कि सैंधव सभ्यता की सबसे प्रामाणिक तिथि कौन है, तो आप कह दीजिए कि रेडियो कार्बन की विधि सबसे प्रामाणिक तिथि है। इसके बाद में जो प्रोफेसर मार्टिमर व्हीलर साहब ने कहा है,
कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति 2500 ईसा पूर्व में हुई थी और यह सभ्यता, यह संस्कृति 1500 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई थी। यह सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। तो ये दूसरा हो गया और पहला हो गया रेडियो कार्बन विधि। तो आज हम लोगों ने कुल 3 पहलुओं का अध्ययन किया। सैंधव सभ्यता के नाम का इतिहास, सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति विषयक मत, कैसे सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति हुई, बड़े सरल तरीके से, बड़े सार्वभौमिक तरीके से हम लोगों ने जाना। मुझे लगता है कि काफी क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को फील भी हो रहा होगा। और तीसरा जो पक्ष था कि सैंधव सभ्यता की जो तिथियां हैं, इसको भी हम लोगों ने व्यापक रूप से समझा। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग इस क्लास में शामिल हुए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देखते रहिएगा। जैसे ही चीज़ें सही होगी आप लोगों के बीच में मैं लाइव भी बहुत जल्दी ही आऊँगा। तो आज की क्लास में आप लोग शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, बढ़िया हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।